नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट तैयार है। सभी मंत्री फुल एक्शन में हैं, अपने अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। टीम मोदी की नई कैबिनेट में शामिल किए गए ज्यादातर मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। आज सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय पहुंचकर चार्ज संभालते हुए नजर आए। पीयूष गोयल, नारायण राणे, मीनाक्षी लेखी ने नया दायित्व संभाल लिया है, तो वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंत्रालय में पौधारोपण कर पर्यावरण का नया संदेश दिया। इसके अलावा किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव ने भी मंत्रालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी ली। इस खास पेशकश में हम आपको मोदी के नए मंत्रियों से मिलवाएंगे। उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं उनका अपने अपने मंत्रिमंडल को लेकर एजेंडा, वो भी बताएंगे। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने उनसे खास बातचीत कर उनकी आगे की रणनीति को जानने समझने की कोशिश की। तो इस कड़ी में हम आपको मोदी कैबिनेट से मिलवा रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने विदेश राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। विदेश राज्य मंत्री के तौर पर मीनाक्षी लेखी का क्या प्लान है, क्या रणनीति है, न्यूज नेशन संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। मीनाक्षी जी, आपको संस्कृति के साथ विदेश की भी जिम्मेदारी दी गई है, किस रूप में देखती हैं? देखिए, संस्कृति और विदेश नीति दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, और क्योंकि वो पूरक हैं एक दूसरे के, तो मुझे लगता है कि एक ही दूसरे का एक्सटेंशन है। भारत की पहचान दुनिया में हो और दुनिया से आने वाली अच्छी चीज़ें भारत में आए, और इसके लिए जो भी करना पड़े वो किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो काम सौंपा है सरकार ने हम पर विश्वास करके, वो हम सभी लोग बहुत ईमानदारी से पूरा करेंगे। लंबे वक्त से मैंने आपको देखा है, मैं आपको जानता भी हूँ, सांसदी के तौर पे लगातार आप एक्टिव, चाहे कनाट प्लेस की बात हो, चाहे हर जगह आप एक्टिव रही हैं। संस्कृति मंत्रालय में किस तरीके से आप एक्टिव रहने वाली, क्या प्राथमिकता आपकी होगी? अभी मैं प्लान है नहीं तो कुछ डिस्क्लोज क्या करूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी ओथ ली है और ओथ का एक एक शब्द सच होगा और सच करके हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपको जिम्मेदारी भी विदेश राज्य मंत्री की दी गई है। आपकी क्या प्राथमिकता होगी, किस तरीके से? प्राथमिकता है जो डायरेक्शन है उसको पूरा करना। प्रधानमंत्री जी का जो इंस्पिरेशनल नेतृत्व है और मार्गदर्शन है, उसी के तहत जो भी आदेश निर्देश होगा उस पर काम किया जाएगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि दिल्ली से आप आती हैं, दिल्ली वासियों के लिए क्या कहेंगे? इकलौती आप यहाँ से मंत्री हैं। मैं दिल्ली वासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ और उन्हीं की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मेरा कुछ ऐसा हैसियत नहीं है, उनकी ये वही हैं जो यहाँ बैठे हैं, और हमारी आइडेंटिटी तो उनकी आइडेंटिटी में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली वाले अपनी आइडेंटिटी मेरे में देखते हैं। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इतना अधिक स्नेह मुझे दिया है, और आगे भी साथ बना रहे और हम लोग काम करते रहे। इतना बड़ा प्राउड का आपके लिए पल है, क्योंकि हर्षवर्धन जी की जगह आपको कैबिनेट में शामिल। आप ये उल्टे सवाल क्यों कर रहे हैं? हर्षवर्धन जी ने बहुत काम किया और देश के लिए बहुत काम किया, और बहुत काम किया। और ऐसा क्या है, सीनियर लोगों को जूनियर्स के लिए जगह बनानी होती है, तो वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और राजनेता हैं। हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह उन्होंने सहयोग किया, और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए मीनाक्षी लेखी जी हमसे खास बातचीत कर रही थी। बड़े जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित राजदूबे, न्यूज दिल्ली। और अब आपको मिलवाते हैं मोदी कैबिनेट में पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी से। किशन रेड्डी ने भी न्यूज नेशन से खास बातचीत की। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी साहब खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको इस बार मिली है, क्या कहेंगे? 3 मंत्रालय आपको दी गई। जो प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार दिया है वो निभाना अभी हमारा काम है। अभी क्या काम है, कितना कठिन होगा, वो सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में जो भी काम, जितने भी कठिन काम होगा, हम पूरा आगे बढ़ेंगे। हमारे पार्टी का सहयोग के साथ, हमारा जो एमओएस है उनका कोऑपरेशन के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट्स के कोऑपरेशन के साथ, अधिकारियों के कोऑपरेशन के साथ जो भी जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाएंगे। मेरे को पूरा विश्वास है।
मैंने देखा है कि जब आप गृह मंत्रालय में थे तो एक्शन मोड में लगातार आप काम कर रहे थे, कई बार हमने आपको कवर किया, आप खुद फील्ड में कूद जाते थे। अब कोरोना महामारी का जो संकट है वो टूरिज्म पे भी बहुत पड़ा है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये सही बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है आज देश के सामने, दुनिया के सामने भी, नॉट ओनली भारत, दुनिया का भी पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरा ठप पड़ा हुआ है। इसके लिए अभी सभी ग्लोबल में एक एक्शन प्लान उसका तैयार होना चाहिए। जितना जल्दी अगर कोरोना महामारी ख़त्म हो गया, जितना जल्दी उसको रिवाइव करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, जो रोज़गार बढ़ाने के लिए, जो फॉरेन टूरिस्ट देश में आने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास हम करेंगे। एक एक्शन प्लान होना चाहिए और जो अभी डिपार्टमेंट के साथ बैठने के बाद जो भी स्थिति है, स्थिति देखते हुए एक्शन प्लान बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक्शन प्लान आप बनाएंगे। कल्चर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित किया जाए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसी दृष्टिकोण में अभी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी टूरिस्ट का अपने को बहुत बड़ा आने वाले दिन में एक अच्छे कार्यक्रम हो सकता है, जो दुनिया के लोगों को नॉर्थ ईस्ट को ले जा सकते हैं, और दूसरा हमारा कल्चर को सारी दुनिया को बता सकते हैं। और टूरिज़्म के डिपार्टमेंट में भारत में जितने भी सोर्स है, जितने भी स्कोप है, दुनिया में किधर भी नहीं मिलता। अपना टेम्पल्स हो, अपने कल्चर हो, अपने गांव हो, अपने देश में रहने वाला एनवायरनमेंट हो, हर विषय पर भी सारी दुनिया को बता सकते हैं। इसलिए एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं नया इस मंत्रिमंडल में आया हूँ, आज ही ज्वाइन हो गए। अधिकारियों को साथ बैठना चाहिए, एक्शन प्लान बनाना चाहिए। उस एक्शन प्लान को प्रधानमंत्री जी का क्या सोच है, सोच को जोड़ना चाहिए। उनका मार्गदर्शन पर, उनके निर्देश पर जरूर हम जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी दुनिया के साथ मिलजुल कर ये टूरिज़्म डेवलपमेंट में, टूरिज़्म विकास में, टूरिज़्म के जो डिपार्टमेंट का रिवाइव है वो रिवाइव करेंगे। एक और बहुत बड़ा मंत्रालय आपको मिला है, नॉर्थ ईस्ट का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में विकास इस तरीके से किया जाए कि जन जन तक वो विकास पहुंचे। जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। गृह मंत्रालय में जब थे तब भी आपके पास वो जिम्मेदारी थी। सही बात है, मैं 2 साल नॉर्थ ईस्ट का जो होम मिनिस्टर की तरफ से नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स का काम देखता था। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट का जो अभी पूरा चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, खुद फ़ोन कर रहे हैं मेरे को और सब आशीर्वाद भी दे रहे। जितने भी आने वाले दिन में नॉर्थ ईस्ट विकास में जो भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी निर्देश किया है, अभी आने वाले दिन में निर्देश करेंगे, उसको हम पूरा निभाने के लिए प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना तो ही है, उनकी एक कसौटी है, रेड्डी साहब उस कसौटी पे खड़ा उतरेंगे एकदम? बिल्कुल 100%। मैं उनका जितने भी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करने के लिए आप लोगों के सहयोग से मैं पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे पास जी किशन रेड्डी साहब थे, खास बातचीत हमसे कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका आने वाले वक्त में एजेंडा क्या होने वाला है। 3 मंत्रालय उनके पास है। प्रो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित राज, दुबे, न्यूज़ दिल्ली। और आइए अब आपको मिलवाते हैं देश के नए कानून मंत्री से। रविशंकर प्रसाद की जगह किरण रिजिजू देश के नए कानून मंत्री बने हैं। सुनिए नई जिम्मेदारी पर किरण रिजिजू का क्या कहना है। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेंगे तो काम तो करना ही है। उससे पहले मैं गृह राज्य मंत्री रहा है पिछली सरकार के समय में, तो उस समय में कानून मंत्रालय से काफ़ी क्लोज रहा है, होम मिनिस्ट्री का। तो जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेगा, हम अपना काम को दिल लगा के काम करना है। तो यही हमारा एक जीवन का मकसद है। इसलिए नई मंत्रालय का जिम्मेदारी लेने से मुझे एक नई तरीके से काम करने का, सीखने का, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी आज कामकाज संभाला। वो मंत्रालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो बखूबी निभाएंगे।
मैं अभी श्रम मंत्रालय का भार ग्रहण करके आया हूं और अभी मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ विभाग का ये दायित्व ग्रहण कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। अभी मैं मंत्रालय के सब अधिकारियों से मिलने के बाद अपने दायित्व को जो उन्होंने सौंपा है पूरी गंभीरता से निभाऊंगा। मीडिया के सभी मित्र यहाँ पर आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कभी चाय बागानों में काम करने वाली जॉन बार्ला अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जॉन बार्ला बंगाल के विकास के लिए ममता बनर्जी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। उनसे उनकी क्या कुछ रणनीति होगी अपने मंत्रालय को लेकर, देश के भविष्य को लेकर, बात की हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने। मोदी सरकार का एक और वो चेहरा जो अब पदभार संभाल चुके हैं, जॉन बार्ला जी, वो हमारे साथ हैं। सर, वेस्ट बंगाल से आप आते हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और वेस्ट बंगाल को किस तरीके का प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि 4 लोगों को इस बार अब मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में रखा है? देखिए, मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग इस जगह तक पहुँचे और आज पदभार भी संभाले। और विशेषकर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अशांति 2 तारीख के बाद में हुआ है और हम लोग चाहते हैं शांति, और शांति तभी आएगा जब डेवलपमेंट होगा। तो आज इतना बड़ा दायित्व हमें मिला है और आने वाला दिन हम लोग देश का जनता एवं नॉर्थ बंगाल का, पूरा पश्चिम बंगाल का जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। और बहुत सारा स्कीम सब है। मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अभी संभाला हूँ और बहुत सारा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पश्चिम बंगाल में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम अगर इम्प्लीमेंट किया होता तो जनता काफ़ी लाभदायक रहता। लेकिन आने वाला दिन हम लोग सेंट्रल का हर एक स्कीम हम लोग अपना क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। एमपी के टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देश के नए सामाजिक न्याय मंत्री बने हैं। उनकी प्राथमिकताओं और योजनाओं पर बात की संवाददाता मोहित राज दुबे ने। थावरचंद गहलोत की जगह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को दी गई। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्राथमिकताएं आपकी क्या होने वाली है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का जो दायित्व मुझे दिया गया है, ये मंत्रालय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी के समय काफ़ी काम इस मंत्रालय के माध्यम से किया गया है। जहाँ एक और उस काम को आगे बढ़ाने में हम सब अपने राज्य मंत्रियों के साथ में काम करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ एक और हम अपनी जिम्मेदारी को सैद्धांतिक रूप से पार्लियामेंट के फ्लोर पर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, वहीं शासन की योजना, इस मंत्रालय की योजनाएं समाज के जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो अंधमुख बधिरशाला से जुड़े हमारे बच्चे हों, तो इन सब के बीच में जाकर व्यवहारिक रूप से जहाँ एक और उनकी उसको देखना, व्यवस्थाओं को देखना, वहीं उनकी कठिनाइयों को भी जानना कि वो कैसा अनुभव करते हैं, और उनकी कठिनाइयों को जानकर उनके सुझावों को भी अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करते हुए समाज से विभिन्न क्षेत्रों के आप सबसे भी जो है ना, वो सुझावों को आमंत्रित करके हमारा मंत्रालय और भी ज़्यादा व्यवहारिक ढंग से मंत्रालय के काम को आगे बढ़ाने के लिए, मंत्रालय की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। आप इस क्षेत्र में आप बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि अंतिम छोर तक मदद लोगों तक पहुंचे, दिव्यांगों तक पहुंचे, वंचितों तक पहुंचे। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या एजेंडा आपका होगा? मैंने जैसा कि बताया कि जो योजनाएं हैं समाज के इन वर्गों के लिए बनी हैं, हम लोग स्वयं, हम अपने राज्य मंत्रियों को भी काम का विभाजन करके
हम सब लोग उन लोगों तक पहुंचकर उनसे जानकारी लेंगे, उनसे संवाद संपर्क करेंगे, केवल यहाँ बैठकर नहीं। जब तक आप उन लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उन लोगों के बीच में जाने से बहुत सारी जानकारी मिलती है, उनके कष्टों को जानने का अवसर मिलता है, उनकी आवश्यकता है उनको जानने का अवसर मिलता है, और फिर उसको और व्यवहारिक हम कैसे कर सकते हैं, ये काम तभी हो पाएगा। जमीन पे उतर के आप काम करेंगे, 24 आवर्स जो है वो आपसे जुड़ सकते हैं। इसी के लिए हम लोग अपना प्रयास करेंगे और जाएंगे। मैं करता भी रहा हूँ। मैं जब पहली बार से सांसद बना तब से मैं इस क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। नमुक बधिरशालाओं में भी जाता था, दिव्यांगजनों के उसमें भी जाता था, हमारे सीनियर सिटीजन वहाँ भी जाता था। मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन जो है ना वहीं पर मनाए। हम लोग घर से भोजन बना के ले जाते थे, हमारी श्रीमती जो भोजन बनाती थी, और बच्चे का जन्मदिन जब हम लोग अन्नमुख बधिरशाला में पहुंचकर मनाते, उनको कितनी खुशियां होती थी। जब बुजुर्गों के वृद्धाश्रम में जाकर उनके साथ में मनाया जाता है तो उनको एक पारिवारिक आत्मीयता का उनको अनुभव होता है। यूपी के खीरी से लोकसभा सांसद अजय कुमार मिश्रा नए गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए उनको मंत्री बनाया जाना बीजेपी का एक बड़ा दांव माना जा रहा है। उनसे बात की संवाददाता विकास चंद्र ने। अमित शाह जी की टीम में मौका मिला है, किस रूप में से दिखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? देखिए, हम सब, मैंने शुरुआत में कहा कि हम सब लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। जो भी चुनौतियां हमारा नेतृत्व हमको देता है, हमारी पार्टी देती है, हम अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए आपको लाया गया? जी नहीं, हमारे यहाँ जात की राजनीति नहीं होती, हम कार्यकर्ता हैं और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। कानून व्यवस्था इस देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है और उत्तर प्रदेश में भी इस बार ये बात उठती है। देश में तो कानून व्यवस्था पर आप अगर पिछले 15 साल से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा 100% रिजल्ट योगी जी की सरकार ने। विस्तार में 7 लोगों को मौका दिया गया उत्तर प्रदेश। जी हाँ, दिया गया। किस रूप में देखा जाए? हमारा जो शेयर है हमको दिया गया है 43 में 7 छिंग 42 है, और अगर 150 करोड़ आबादी हो तो 25 करोड़ की आबादी है यूपी की। अजय मिश्रा जी हमारे साथ हमारा शेयर है वो दिया गया है। बीजेपी ऑफिस में नवनियुक्त मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। सुबह से सारे जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो आ रहे हैं और अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति है वहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं। फिर जाकर के संगठन महामंत्री के साथ और बीजेपी के नेताओं के साथ और अध्यक्ष के साथ ये मुलाकात कर रहे हैं। एक एक कर मंत्री आ रहे हैं और यहीं पर माल्यार्पण करने के बाद जाकर के पार्टी नेतृत्व से मिल रहे हैं। हालांकि सभी पहले मंत्रियों को पहले से इसकी सूचना दे दी गई थी कि मोदी कैबिनेट में उत्तराखंड से झपट को शामिल किया गया है। उन्हें रक्षा और पर्यटन विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। उनसे बात की संवाददाता मोहित राज दुबे ने। पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट साहब खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। उत्तराखंड से आप आते हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? शपथ भी ले लिया आपने, चार्ज भी ले लिया। प्राथमिकताएं तो चाहे पर्यटन हो और चाहे अन्य विभाग, जिसका भी जो चार्ज ले रहे हैं उनकी पहले से तय है कि वो और आगे और तेज़ी से गति पकड़े और हम उसकी चरम सीमा तक उसको ले जाएं जनहित में। ये प्राथमिकताएं पहले से तय हैं, उसी पर हम लोग तेज़ी से काम करेंगे। देखा है कि लगातार टूरिज्म के सेक्टर में कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। किस तरीके से आपका रोड मैप? बहुत कठिनाई है। हमारे होटल बंद हो गए कई जगहों पर, 4 धाम में, उत्तराखंड में तो, और जो छोटे छोटे चाय या फिर चाट, समोसे इत्यादि बेचते थे, इस टाइप से आगे बढ़ते थे, उनकी दिक्कतें आ गई हैं। रिक्शा चालक है और छोटी मोटी जो 3 व्हीलर चालक हैं या नाव चलाने वाले हैं, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आई है। उसके निदान के लिए सरकारों ने बहुत कुछ उपाय भी किए हैं और कुछ ताकि वो भूखे न मरें ये व्यवस्था भी करी है। फ्री में अनाज भी देना प्रारंभ किया है, धनराशि भी अवमुक्त करा रहे हैं उनके फेवर में। तो धीरे धीरे जो कैपेसिटी में है, जिससे लोगों को जो अपनी परिधि में है उसको सरकार बहुत अच्छी तरह से कर रही है। और किसको क्या किया जा सकता है, ये दैवी कृत्य है, हमारे हाथ की तो बात है नहीं। अगर किसी को ये पता होता कि इस समय ऐसी स्थिति आ रही है तो और अधिक तैयारी करते, और तैयारी करके भी क्या करते। जब आ ही रहा है, इतनी तैयारी के बावजूद भी कई लोग हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं। अब ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे ये कम हो रहा है। यही प्रार्थना की जा सकती है कि तीसरी लहर ना आए, और उसके लिए पूरी तैयारी हमारी सरकारों ने करी हुई है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं हर क्षेत्र में।
महाराष्ट्र से आने वाले राव साहब दानवे पाटिल को रेल राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही साकार होकर रहेगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने। रेल राज्य मंत्री पाटिल साहब हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। रेल भारत की जीवन रेखा मानी जाती है और लगातार रेलवे के घाटे को, रेलवे के परिचालन को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं। ये बड़ी चुनौती आपके लिए होगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर चुनौती का सामना करना यही तो काम होता है। मैं जब फूड एंड सिविल सप्लाई में काम करता था, 2 साल मैंने काम किया और कोविड के समय में भी परिचालन अच्छा हुआ और कई देश भर में भूखा नहीं मरने दिया मोदी जी की सरकार ने। 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये की चावल देने का काम हम लोगों ने किया। तो वहाँ पर भी हम लोगों को चैलेंज था। और अभी मैं रेलवे मंत्रालय में आया हूँ। खान और कोयला ये भी मेरे पास है, दोनों के चार्ज मैंने आज लिए हुए हैं। अभी डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग लूँगा। ब्रीफिंग के बाद मेरे भी समझ में आएगा कि मंत्रालय में क्या काम करना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिचालन हो या सामान्य आम लोगों का ये जाने आने का वाहन है, उसमें उनकी जो दिक्कतें हैं वो समझकर काम करने की मैं कोशिश करूँगा। कोरोना काल में रेलवे की बड़ी भूमिका सामने आई थी और साथ ही रेलवे को बहुत नुकसान भी हुआ। तो ये एक भी चुनौती होगी कि रेलवे नुकसान से बाहर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के सेवा करने में अगर सरकार का नुकसान भी हुआ तो सरकार ने सहन कर लिया नुकसान को। सरकार ये कोई व्यापारी नहीं है, सरकार तो लोगों के लिए खर्चा करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि माल वाहतूक में और इसमें ये आगे चल के हम कवर करेंगे। बुलेट ट्रेन कितनी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल खड़ा करता है? देखिए, विपक्ष का काम ही है सवाल खड़ा करना। हम सेंट्रल विस्टा बनाने जा रहे हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं, सेंट्रल वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हम किसानों के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। इस देश में अगर टैक्स हटाया तो कभी आंदोलन नहीं हुआ, टैक्स लगाया तो आंदोलन होता है। हम किसान को तो टैक्स मुक्त कर रहे हैं मार्केट कमेटी के। तो ये अपोजिशन वालों का काम है, वो करते रहेंगे, लेकिन हम हमारा काम साकार हो जाएगा। बिल्कुल साकार हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। बुलेट ट्रेन साकार होगा, विपक्ष का तो काम है विरोध करना। चुनौती बड़ी है लेकिन मोदी जी पर भरोसा है, काम अच्छा होगा। वीडियो सुबह के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात आपके पसंदीदा शो देश की बहस की। और देश की बहस में आज का सवाल है, नंबर 1, कोरोना की नई चुनौतियों को कैसे संभालेंगे नए टीम मोदी। नंबर 2, घाटी में कैसे आतंकवाद की कमर टूट रही है। और नंबर 3, महंगाई की मार पर कैसे होगा प्रहार। आप जिस ऑप्शन पर चाहते हैं देश की बहस देखना जिस मुद्दे पर, उसे चुने वोटिंग के जरिए। www.newsnation हमारे मोबाइल ऐप पर जाइए। साथ ही आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी अपना चुनाव करके भेज सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी राय। 9711002266 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 9711002266।